Good morning, Komal, Pinky Chaudhary, Shrishti Goyal, Anita Jagir, Komal Verma. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Pinky Chaudhary, Shrishti Goyal, Komal Verma, Tanupriya. Good morning, ma'am. Morning, good morning, beta. Good morning. Pooja Kumawat, Bhabhi. Jyoti said, Sunita Chaudhary. Jyoti said, Sunita Chaudhary. Pinky Chaudhary, Shrishti Goyal, Tanupriya, Sunita Chaudhary, Jyoti Sen, Komal Verma, Pooja Kumawat, Anita Jagir, Neetu Bagri. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Nikita Chaudhary, Nikita Anjana, Nikita Chaudhary. Neetu, Nikita Chaudhary, Neetu Bagri, Jyoti Sen. Smita Mahavar. श्रद्धा आ गई, निकिता अंजना. ये कौन है? स्पेकर. पूजा मीना, ऋषिता कलाल. हाँ, स्पेकर अपना नाम बताओ बेटा. स्पेकर मत लिखो बेटा. स्पेकर, SPKR. बेटे स्पेकर नाम बताओ. आपका नाम क्या है? स्पेकर. हाँ, स्पेकर, SPKR.
नाम बोलो बेटा स्पैकिर, आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? इसका स्क्रीनशॉट चला जाएगा। सुरंजना, सुरंजना है क्या? सुरंजना वर्मा। हाँ बेटा स्पैकिर मत लिखा करो बेटा। सुरंजना ठीक है बेटा, सुरंजना वर्मा आ गई है ना। प्रतिभा भी आ गई, प्रतिभा, आरती चौधरी, प्रतिभा शर्मा और अपेक्षा, अपेक्षा, आरती चौधरी, प्रतिभा। देखते बेटा, आज पाइनस के मादा शंकु के बारे में बात करेंगे, मतलब फीमेल कोन ऑफ साइकस एंड द टू टाइप्स ऑफ स्केल्स व्हिच आर, सॉरी, पाइनस, फीमेल कोन ऑफ पाइनस। पाइनस में नर शंकु की बात तो कल हो गई थी, अब मादा शंकु की बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो पाइनस में मादा शंकु की बात कर रहे हैं आज आपसे, ठीक है। फीमेल कोन इन पाइनस। तो मादा शंकु की बात है कि पाइनस में फीमेल कोन कैसा होता है, तो करीब 10 से 12 वर्ष बाद पाइनस पादप में मादा शंकु उत्पन्न होते हैं। मैदानी इलाकों में दिसंबर या जनवरी तथा पहाड़ी भागों में अप्रैल या मई माह में मादा शंकुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। मादा शंकु फीमेल कोन असीमित वृद्धि की शाखाओं अर्थात लंबे प्ररोह के शीर्ष भाग पर स्थित शल्क पत्रों के कक्ष में समूह के रूप में लगते हैं। मतलब these female cones develop on the branches of unlimited growth or on long shoot at the apical portion in the axil of scaly leaves। प्रत्येक समूह में मादा शंकु की संख्या 1 से 4 होती है। शुरू में मादा शंकु हरे रंग का होता है, जबकि परिपक्व होने पर भूरे लाल रंग का होता है। मतलब in the beginning or in the initial stage the female cones are green in color, but when the female cones mature they appear brown or red in color। परिपक्व होने से बीज बनने में 3 वर्ष तक का समय लगता है। तो प्रथम वर्ष में शंकु बहुत छोटे होते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर होते हैं। In the first year female cones are small, that is about 1 to 2 सेंटीमीटर, तथा दूसरे वर्ष में मादा शंकु आकार में बढ़कर गुरु बीजाणु पर्ण पर सघन रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। अंत में तीसरे वर्ष में ये शंकु परिपक्व हो जाते हैं। मतलब इन द थर्ड ईयर द फीमेल कोन्स मैच्योर, और शंकु के, मादा शंकु के परिपक्व होने पर इनका केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस, लंबा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेगास्पोरोफिल्स में दूरी उत्पन्न हो जाती है। तो प्रत्येक मादा शंकु छोटे व्रंत युक्त तथा शल्को स्केल्स के द्वारा ढका रहता है। मादा शंकु फीमेल कोन करीब 5 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जैसे कि पाइनस लैम्बर्टियाना। पाइनस लैम्बर्टियाना में मादा शंकु लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। मतलब इन पाइनस लैम्बर्टियाना the female cone is about 60 centimeter in length, whereas the diameter of the female cone in Pinus ranges from 20 to 30 centimeter, तथा Pinus lambertiana में 20 से 30 सेंटीमीटर तक का व्यास फीमेल कोन का होता है। तो मादा शंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ करीब 90 गुरु बीजाणु पर्ण सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। करीब सर्पिल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला डायग्राम, ये देख रहा हूँ,
This is the diagram. This is the B diagram showing the female cone. ये क्या दिखा रहा है? B diagram में देखना, मादा शंकु का उदग्र काट, ये मादा शंकु है, फीमेल कोन ऑफ पाइनस है। एंड इस मादा शंकु में मैंने क्या बताया कि मादा शंकु करीब 5 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और मादा शंकु के केंद्रीय अक्ष, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ फीमेल कोन, मादा शंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ करीब 90 मेगास्पोरोफिल्स सर्पिल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो वापस से बताते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्ण एक संयुक्त संरचना है जो 2 शल्कों से निर्मित होती है। मतलब ईच माइक्रोस्पोरोफिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स। And what are the 2 scales? First one is the Bractt scale and second one is the ovuliferous scale. मतलब सहपत्र शल्क व बीजांडधर शल्क, सहपत्र शल्क व बीजांडधर शल्क। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? ब्रैक्ट स्केल की, जिसे कि सहपत्र शल्क कहते हैं। तो सहपत्र शल्क कैसे हैं? ये छोटे झिल्ली में चर्मिल तथा शंकु अक्ष पर बीजांडधर शल्क के नीचे सीधे जुड़े रहते हैं। शंकु के परिपक्व होने पर ये ब्रैक्ट स्केल्स सहपत्र शल्क मुड़ जाते हैं, जिससे कि बीजों का प्रकीर्णन आसान हो जाता है। तो सहपत्र शल्क में एक संवहन पूल मिलता है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सहपत्र शल्क कार्पिलरी स्केल अंडपी शल्क भी कहलाते हैं। तो इस डायग्राम को देखना बेटा, दिस डायग्राम जो डी में देखना, दिस डायग्राम शोज द ओविलिफेरस स्केल एज वेल एज द ब्रैक्ट स्केल। तो अपन ने अभी किसकी बात की थी? ब्रैक्ट स्केल की, मतलब सहपत्र शल्क की। अब बात करेंगे ओविलिफेरस स्केल। तो ओविलिफेरस स्केल को क्या कहते हैं? बीजांडधर शल्क। ये भूरी मोटी दृढ़ काष्ठीय संरचना होती है जो स्केल मतलब जो सहपत्र शल्क, यह का मतलब है बीजांडधर शल्क, भूरी मोटी चर्मिल, बीजांडधर शल्क भूरी मोटी दृढ़ काष्ठीय संरचना होती है जो कि सहपत्र शल्क के अपाक्ष भाग से जुड़ी रहती है। तो इसका ऊपरी मोटा तथा चौड़ा भाग एपोफाइसिस कहलाता है। इसका मतलब ओविलिफेरस स्केल का ऊपरी मोटा तथा चौड़ा भाग एपोफाइसिस कहलाता है, जबकि एपोफाइसिस अधस्फीतिका सरफेस व्यू में चतुष्कोणीय रोम्बोइडल होती है। इसका मध्य भाग या केंद्रीय भाग अम्बो कहलाता है और प्रत्येक ओविलिफेरस स्केल प्रत्येक बीजांडधर शल्क की अपाक्ष सतह पर आधार के पास 2 बीजांड लगे रहते हैं जो रिजु प्रकार के होते हैं। प्रत्येक बीजांड की माइक्रोपाइल शंकु के अक्ष की ओर दर्शित रहता है। तो प्रत्येक बीजांड की माइक्रोपाइल शंकु के अक्ष की ओर डायरेक्टेड रहता है। तो एक डायग्राम में और दिखा रही हूँ आपको, यही वाला है। देखो बेटा, दिस इज द ओविलिफेरस स्केल जिसकी बात करी है अभी, बीजांडधर शल्क। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये भूरा और मोटी संरचना होती है और जो सहपत्र शल्क ब्रैक्ट स्केल के डोर्सल भाग से जुड़ी रहती है और इसका ऊपरी भाग, ये एरो देख रहे हो, इसका ऊपरी भाग मोटा होता है और एपोफाइसिस कहलाता है। ठीक है, और इसका केंद्रीय भाग आप याद रखोगे अम्बो कहलाता है। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? अम्बो कहलाता है। तो केंद्रीय भाग इसका अम्बो कहलाता है।
अब बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द ओविलिफेरस स्केल, मतलब बीजांडधर शल्क की आकारिक प्रकृति, बीजांडधर शल्क की आकारिक प्रकृति। तो समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाण तर्कों के आधार पर ओविलिफेरस स्केल की आकारिकी प्रकृति को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ साइंटिस्ट का मत है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बीजांडधर शल्क ओविलिफेरस स्केल एक स्वतंत्र अंडक है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार ओविलिफेरस स्केल एक प्लासेंटा है। तो कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि बीजांडधर शल्क ओविलिफेरस स्केल एक चपटा अक्षीय प्ररोह है, जबकि अन्य के अनुसार ओविलिफेरस स्केल अक्षीय प्ररोह की पहली व अंतिम पड़ है। तो वैज्ञानिकों की प्रमुख धारणाएं निम्न है। वैज्ञानिकों की क्या क्या धारणाएं हैं? तो पहला है बेटा रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार ओविलिफेरस स्केल सहपत्र शल्क के कक्ष में स्थित एक खुला हुआ अंडक है। इस पर नग्न बीजांड लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इनके मत की आलोचना की। इसी प्रकार श्लीडर के अनुसार ओविलिफेरस स्केल सहपत्र शल्क के कक्ष में लगी हुई एक कक्षीय बीजांडासन है, एक्सिलरी प्लेसेंटा है। तो इसकी स्लाइड भी शेयर कर देती हूं मैं। तो देखना बेटा किसके मत है, वैज्ञानिकों के मत है अलग अलग। तो श्लीडन का बता ही दिया। तो श्लीडन के अनुसार बीजांडधर शल्क सहपत्र शल्क के कक्ष में लगी हुई एक कक्षीय बीजांड आसन है, एक्सिलरी प्लेसेंटा है। इसी प्रकार अलेक्जेंडर ब्राउन के अनुसार ओविलिफेरस स्केल का निर्माण कक्षीय प्ररोह की पहली दो पत्तियों के मिलने से होता है। इसी प्रकार वन टिगम के अनुसार सहपत्र शल्क एक पर्ण है, जबकि बीजांडधर शल्क ओविलिफेरस स्केल इस सहपत्र शल्क की कक्ष में उत्पन्न एक पत्ती युक्त शाखा है। ठीक है। इसी प्रकार सेक्स एवं आइकलर के अनुसार सहपत्र एक अंडक है तथा बीजांडधर शल्क ओविलिफेरस स्केल एक लिग्यूल जैसी अतिवृत्ति है और ये फ्लैजेला के लिग्यूल अथवा एंजियोस्पर्म के प्लेसेंटा के समकक्ष है। इसी प्रकार फ्लोरिन के अनुसार पाइनस का मादा शंकु आवृत बीजी पादपों के पुष्पक्रम के समान है। तो फ्लोरिन के अनुसार शंकु अक्ष कोन एक्सिस को पुष्पावली वृत्त पेडेंकल के समान बताया। फ्लोरिन ने सहपत्र शल्क एवं बीजांडधर शल्क के लिए बीज शल्क सम्मिश्र सीड स्केल कॉम्प्लेक्स शब्द का नाम दिया तथा फ्लोरिन ने बताया कि पाइनस में अत्यधिक समानीत रिड्यूस्ड बीज शल्क सम्मिश्र सीड स्केल कॉम्प्लेक्स के अंतिम छोर पर बीजांड लगे रहते हैं। अब महेश्वरी एवं कोनार के अनुसार अधिकांश मत ऐतिहासिक महत्व के हैं। तो इन मतों के अनुसार संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ओविलिफेरस स्केल बीजांडधर शल्क एक अंडक अथवा एक चपटा अक्ष अथवा अक्षीय शाखा पर एकल पर्ण अथवा एक जरायु अथवा एक लिग्यूल अथवा दो बीजाणु युक्त एक अवशेषी मादा पुष्प है। अब अपन करते हैं, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द morphological nature of the oviviparous scale. So, what is the morphological nature of the oviviparous scale in Pinus?
So there is a lot of controversy about the morphological nature of the ovuliferous scale, and many theories have been given to explain the morphological nature of the ovuliferous scale. So the botanist presented the following views about the ovuliferous scale. So according to Robert Brown, ovuliferous scale is an open foliar carpel because it originates in the axil of the Bract scale and bears naked ovules. So Robert Brown considered the ovuliferous scale as an open foliar carpel, and according to Schleiden, ovuliferous scale is an axillary placenta present in the axil of an axillary leaf. And according to the ligular theory of sex and Achiller, the female cone is considered as equivalent to a simple flower. The central cone axis is equivalent to receptacle or thalamus, and the Bract scales are considered equivalent to open carpels. So according to Sex and Achiller, the ovuliferous scale is an outgrowth of the Bract scale. तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था बेटा कि ovuliferous scale is an open foliar carpel, और श्लीडन ने कहा ovuliferous scale is an axillary placenta, और सेक्स और निकाइलर ने बताया कि ovuliferous scale is an outgrowth of the Bract scale. According to Alexander Brown, the ovuliferous scale represents the first two leaves of an axillary shoot which had fused. Growth of the axillary shoot is stopped after the formation of first two leaves. अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इन पाइनस. पाइनस में बीजांड का परिवर्धन कैसे होता है? तो एक से ज्यादा पृष्ठीय आरंभिक कोशिकाओं से विकसित होने के कारण गुरु बीजाणुधानी बीजांड का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है. तो ओविलिफेरस स्केल बीजांडधर शल्क को अपाक्ष सतह पर बीजांडधर शल्क की अपाक्ष सतह पर मृदुकीय कोशिकाओं से बने छोटे उभार के रूप में गुरु बीजाणुधानी बनती है. यह विकसित होकर बीजांडकाय बनाता है और इसकी वृद्धि के साथ साथ इस बीजांडकाय के आधार से वलयाकार अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, जिसका कार्य बीजांडकाय के चारों तरफ एक आवरण बनता है, जिसका कार्य बीजांडकाय के चारों तरफ एक आवरण बनाना है. इस आवरण को अध्यावरण कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं. तो अध्यावरण के शीर्ष में संकीर्ण छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है. माइक्रोपाइल शंकु अक्ष की ओर स्थित रहता है. अध्यावरण बीजांडकाय को चारों तरफ से घेरे रहता है, परंतु शीर्ष भाग पर संकीर्ण छिद्र बीजांड द्वार के अतिरिक्त भाग में अध्यावरण बीजांडकाय से स्वतंत्र होकर माइक्रोपाइलर कैनाल का निर्माण करता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. दोस्तों समझ में आ जाएगा. देखो बेटा, दिस इज द ओव्यूल स्ट्रक्चर इन पाइनस. पाइनस में बीजांड का अनुदैर्ध्य काट. तो अपन क्या पढ़ते हैं? बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन पाइनस, बीजांड की संरचना. तो पाइनस का बीजांड भी साइकस के समान ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है. इसका बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल शंकु के अक्ष की ओर अवस्थित रहता है. देखो आप ये देख लो, बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल. तो ये देख लो आप माइक्रोपाइल, तो इसका बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल शंकु के अक्ष की ओर अवस्थित रहता है.
बीजांडधर शल्क की अपाक्ष सतह पर बीजांड स्थित रहता है। बीजांड मतलब ओव्यूल निम्न भागों में बटा हुआ होता है। पहला है बेटा न्यूसिलस, तो ये देख रहे हो आप डायग्राम में, ये है न्यूसिलस, इसको की बीजांड काय कहते हैं। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, पहले तो है बीजांड काय, फिर है इंटेग्यूमेंट, ये मार्क है इंटेग्यूमेंट अध्यावरण, और इंटेग्यूमेंट अध्यावरण। तीसरा है माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार। चौथा है वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम। तो बीजांड निम्न भागों में बटा होता है। पहला है बीजांड काय, तो बीजांड काय आप देख रहे हो, दिस इज द न्यूसिलस। तो बीजांड काय यह मृदुतक द्वारा निर्मित बीजांड का प्रमुख भाग है। यह मृदुतक द्वारा निर्मित बीजांड का प्रमुख भाग है। बीजांड काय के अतिरिक्त बीजांड काय के आंतरिक भाग में, बीजांड काय के आंतरिक भाग में मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित रहता है। बीजांड काय के आंतरिक भाग में, बीजांड काय के आंतरिक भाग में मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित रहता है। इस मादा युग्मकोद्भिद के बीजांड द्वारीय क्षेत्र में स्त्रीधानी उपस्थित रहती है। अब बात करते हैं इंटेग्यूमेंट की, मतलब अध्यावरण की। तो जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया है बेटा, इंटेग्यूमेंट अध्यावरण है, तो यह बीजांड के चारों तरफ एक मोटी रक्षात्मक परत है जिसका शीर्ष भाग बीजांड द्वार कहलाता है, जिसका शीर्ष भाग माइक्रोपाइल कहलाता है। और साइकिल के समान इसमें भी बाहरी तथा आंतरिक मासल परतें तथा मध्य की स्टोनी परत मिलती है। तो बीजांड की शुरू की विकासीय अवस्था में बीजांड काय तथा अध्यावरण स्वतंत्र रहते हैं। मतलब पहले तो बेटा इंटेग्यूमेंट व न्यूसिलस बीजांड काय स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन परिपक्व बीजांड के परिपक्व होने पर शीर्ष भाग ही स्वतंत्र रहता है। अब बात करते हैं माइक्रोपाइल। जैसे कि आपको ऊपर दिखाया डायग्राम में, बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड के शीर्ष पर उपस्थित संकीर्ण छिद्र माइक्रोपाइल कहलाता है। अब है वेस्क्यूलर सिस्टम, कैसा है, सुविकसित संवहन तंत्र नहीं मिलता है। आधार पर स्थित वाहिनिकाएं ही संवहन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बात करेंगे गेमेटोफाइट युग्मकोद्भिद ऑफ पाइनस। अब बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है इसमें पाइनस में जो अभी तक पढ़ाया तो पूछ लो, किसी को अगर कुछ पूछना है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। कोई डाउट है तो पूछ लो। दिव्या, रशिता, सुरंजना, अपेक्षा, आरती, तनुप्रिया, अंजलि, संध्या मीना, रुचि कुमारी, लता, पिंकी चौधरी, मोनिका, आरती चौधरी, नीतू बागड़ी, सुनीता चौधरी। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? अस्मिता, सृष्टि गोयल, दिव्या शर्मा, कोई भी, अनीता, कोमल वर्मा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो? पूजा कुमावत, सुनीता चौधरी, तो पूछ लो। पाइनस में जो अभी तक मैंने यहाँ तक कराया है आपको, इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बेटा। नहीं तो चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अभी जो कराया था पाइनस में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन पाइनस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो पाइनस के बारे में आपको कोई कुछ बताना है, वापस से रिपीट करना है या नहीं तो बता दो। अच्छा, पाइनस की सामान्य, अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं, पंखदार बीज के सदस्य में मिलते हैं, पंखदार बीज के सदस्य में मिलते हैं साइकस, टेक्सस, इफेड्रा, पाइनस। अब आप लोग बताओ, पंखदार बीज
और पाइनस में आता है, किस ऑर्डर में आता है, पाइनस को किस ऑर्डर में रखा है, किस गढ़ में आता है, डिटेल्स में आता है, टेक्सटाइल्स में आता है, कॉनिफेरल्स में आता है, गिंगोएल्स में आता है। पाइनस किस ऑर्डर में आता है? कॉनिफेरल्स। हाँ, कॉनिफेरल्स बेटा बिल्कुल सही है, कॉनिफेरल्स में पाइनस को रखा गया है। ठीक है, अब पाइनस के जो पाइनस की मूल के बारे में तो पूछ चुके थे आपसे। ठीक है, पाइनस की किस जाति के जीवाश्म रेजिन से आभूषण बनाए जाते हैं? पाइनस की किस जाति के जीवाश्म रेजिन से आभूषण बनाए जाते हैं? आभूषण किससे बनते हैं बेटा? ऑर्नामेंट्स किससे बनते हैं? वैसे अभी आ जाएगा है पाइनस सक्सिनिफेरा, इससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। इससे पाइनस सक्सिनिफेरा से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पाइनस की आ गया। अब आप बता दो कि रॉबर्ट ब्राउन का क्या मत था? मतलब बीजांडधर शेल की आकारिक प्रकृति अपन ने डिस्कस की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बीजांडधर शेल को किसके समतुल्य माना? मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने बीजांडधर शेल के बारे में क्या बताया? कोई भी बता दो। रॉबर्ट ब्राउन ने बीजांडधर शेल ओविलिफेरस स्केल को किसके इक्विवेलेंट माना? अच्छा, मैं बता देती हूँ, जैसे अपन ने बताया था कि ओविलिफेरस स्केल को रॉबर्ट ब्राउन ने एक खुला हुआ कार्पल माना, एक खुला हुआ ओपन कार्पल माना, एक खुला हुआ कार्पल माना, ओपन कार्पल माना। ठीक है, अब आपको पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो गया अपना। कोई किसी को इसमें दिक्कत हो तो बोल दो, और अपन इसमें कल डिस्कस कर लेंगे। और एक मैं आपको और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पाइनस की जिरार्डियाना जाति भारत में कहाँ पर पाई जाती है? चलो ये बता दो, पाइनस जिरार्डियाना कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाइनस जिरार्डियाना कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय के कन्नौज जिले में, कन्नौज क्षेत्र में, कन्नौज क्षेत्र में, हिमालय के कन्नौज क्षेत्र में, कन्नौज क्षेत्र में। एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि पाइनस के नरशंकु के बारे में बतलाओ। नरशंकु कल पढ़ाया था, कुछ बता सकते हो नरशंकु के बारे में? पाइनस के नरशंकु के बारे में बताओ कुछ। पाइनस के क्या होता है? 10 से 12 वर्ष पुराने पादप में नरशंकु लगते हैं। ठीक है, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? किस नाम क्या है? बिल्कुल सही है, अनीता जांगिड़। अनीता जाएंगे। 10 से 12 वर्ष पुराने पादप में नरशंकु लगते हैं। और आगे भी बता दो अनीता, अगर और भी कोई। ठीक है, अनीता ने सही बताया, अनीता जांगिड़ ने। यह शीर्षस्थ कलिका के पीछे समूह में लगते हैं। हाँ, ये समूह में लगते हैं। एपिकल बड शीर्षस्थ कलिका के पीछे समूह में लगते हैं। और कोई बताओ, और कोई बताओ। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैदानी भागों में ये जनवरी माह में लगते हैं और पहाड़ी भागों में मार्च माह में लगते हैं। हाँ, पहाड़ी भागों में मार्च माह के महीने में लगते हैं, मैदानी भागों में जनवरी माह में लगते हैं। ठीक है, और प्रत्येक नरशंकु के केंद्रीय अक्ष अथवा कोन एक्सिस के चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं। ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो नरशंकु है उसमें एक कोन एक्सिस पाई जाती है, और इस केंद्रीय अक्ष कोन एक्सिस के चारों तरफ 60 से 150 तक माइक्रोस्पोरोफिल्स सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। तो समझ में तो आ ही रहा है ये वाला। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप। समझ में तो आ रहा है? लता कोई प्रॉब्लम है? मोनिका जजुंडा, तस्लीम, पिंकी चौधरी, संध्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलो फिर थोड़ा सा मैं मेल गेमेटोफाइट के बारे में भी आपको बता दूं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। ठीक है, डिटेल में नहीं, ठीक है, फिर भी बता देते हैं कि युग्मकोद्भेद क्या होता है। पाइनस में 2 प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणु। अतः पाइनस हेट्रोस्पोरस का गुण दर्शाता है। अतः पाइनस
विषम बीजाणुकता का गुण दर्शाता है। मतलब इन पाइनस 2 types of spores are found, microspores and megaspores. So pinus shows heterosporous condition. लघु बीजाणु से माइक्रोस्पोर से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। मतलब मेल गेमेटोफाइट डेवलप्स from the microspore and the female gametophyte develops from the megaspore. गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। ठीक है, तो डायग्राम से मैं कल समझाऊंगी। अभी अपन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होता है कि गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की शुरुआत करते हैं। अतः ये मादा युग्मकोद्भिद की मातृ कोशिका मदर सेल के रूप में जाने जाते हैं। तो गुरु बीजाणु जो होते हैं वो किसको क्या बनाते हैं? गुरु बीजाणु में फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। जो मेगास्पोर्स है दे फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। ठीक है,